हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू भादुरी स्मार्ट लर्निंग। तो आज हम क्लास 10th का साइंस का एक बहुत ही बेस्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो चाहे दिवाली की लाइट्स हो या आपके घर में फैन, एसी, सारी चीजों में इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एक वन शॉट वीडियो में मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे कि इसका मैंने फर्स्ट इंटरफेस बनाया जिसमें यहाँ पे आपको एक रेडियो, ठीक है, और निकोला टेस्ला का टावर है ना। ये भी इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मॉडल है। ठीक है, क्लास 10th के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर को। ठीक है, यहाँ पे आप रजिस्टर्स देख सकते हो। तो फर्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव जो हमारे हैं वो है इलेक्ट्रिक चार्ज, करंट पढ़ेंगे हम इसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, एम्प मीटर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए टॉपिक। ठीक है, बहुत ही स्कोरिंग आपका टॉपिक है ये। ठीक है, और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये सब चीजें क्या होती है मैं आपको एक एक चीज समझाऊंगा इसमें। ठीक है, थियोरेटिकली भी और न्यूमेरिकल वे में भी सारी चीजें एक्सप्लेन करके मैं आपको सिखाऊंगा और ये चैप्टर के डाउट्स आपके सारे बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपको इस चैप्टर में। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल, कॉम्बिनेशन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एंड कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉल्व न्यूमेरिकल्स के साथ और प्रीवियस पीवाईक्यू जो है वो भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो ये सभी चीजें मैं इसमें कवर करने वाला हूं चैप्टर में। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ठीक है, तो आप सब लोग घर में फैन यूज करते हो, ट्यूबलाइट यूज करते हो, फ्रिज यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो और फोन। अगर एक भी दिन के लिए आपके एरिया में लाइट ना हो, ठीक है, आपका फोन चार्ज ना हो, तो क्या बिल्कुल पागल हो जाओगे ना एकदम। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी है क्या? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस का एक फ्लो है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें एक सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं या फिर वहां पे अवेलेबल होते हैं, वहां पे एक चार्ज फ्लो करता है। उस चार्ज के फ्लो करने को ही किसने? माइकल फ्रेडे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की, जिनकी मैंने फोटो यहाँ पे लगाई है। इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी की। ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया उन चार्जेस के फ्लो को। इसमें एप्लीकेशंस हैं जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन्स को देखो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर जिस भी सब्सटेंस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पावर आर मॉडर्न वर्ल्ड, हमारे मॉडर्न वर्ल्ड को पावरफुल बनाती है। कैसे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज में आप जाओगे अगर, तो वहां पे आप देखोगे इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं होती। ठीक है, वहां पे लाइट फैन ज्यादा लोग यूज नहीं करते, बट हाँ, एज पर द डेवलपमेंट जैसे जैसे होती जा रही है हर जगह अवेलेबिलिटी हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक बहुत अच्छा आपके लिए डायग्राम बनाया। एक सोलर पैनल है। ठीक है, तो ये सोलर पैनल क्या कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है किसको? सनलाइट को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस मीडिएटर के थ्रू सोलर सिस्टम या सोलर सन से जो भी रेज आ रही हैं वो सारी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होके हम यूज कर सकते हैं। सोलर पैनल इज अ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू कन्वर्ट व्हाट? सनलाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स क्या क्या है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी के जो टाइप्स होते हैं, ये मैंने आपके लिए जो पीपीटी बनाई है कुछ इस तरीके से बनाई है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस सारी चीजों की नॉलेज हो और आप एग्जाम में जब भी आप एग्जाम के लिए बैठे, एग्जाम देने के लिए या यूनिट टेस्ट के लिए, तो आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो। ठीक है, दो टाइप्स की इलेक्ट्रिसिटी होती है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रबिंग के थ्रू या फिर किसी भी फिजिकल मोशन के थ्रू क्रिएट होती है और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए होती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, नो कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता, कॉज्ड बाय फ्रिक्शन और बाय रबिंग। जैसे कि आप लोग कोई प्लास्टिक की चेयर होगी, ठीक है, मान लो अगर कोई प्लास्टिक की चेयर है, ठीक है, और उस पर आप लोग बैठे हो और उस पर बैठने के बाद आप अगर उस पर रब करते हो कंबल को, ठीक है, कोई ब्लैंकेट को, वुलन किसी भी क्लोथ को, तो एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक चार्ज क्रिएट होता है, उसी को कहा गया है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है? अपने बालों में बैलून को रब कर रहा है, एक स्टैटिक करंट क्रिएट हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल बैलून ऑन हेयर, लाइटनिंग। ठीक है, और टेम्परेरी इफेक्ट होता है इसका। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, यहाँ पे एक बैटरी दी हुई है, ये है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली जब भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, कॉज बाय पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आगे की स्लाइड्स में हम कवर करेंगे, बिल्कुल एकदम ओपन कर करके हम एक एक पॉइंट को समझेंगे। और उसके बाद सीडी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होता है? कई लोगों को कंफ्यूजन होगी, कंडक्टर क्या होता है? देखो, कंडक्टर होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। दो तरीके के हमारे पास सब्सटेंस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने के लिए, एक इंसुलेटर, एक कंडक्टर। इंसुलेटर वो जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते और कंडक्टर वो जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं। बैटरी एंड बल्ब इन सर्किट। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रिक सिटी करंट की। इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो इतनी देर से हम चैप्टर जब से हमने स्टार्ट किया है हम लोग बात कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे, वो चार्ज को कैरी करते हैं, चार्ज के साथ फ्लो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि
यहाँ पे ये हमारे पास रिमोट है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सेल होंगे, है ना। सेल के बिना कैसे कोई चीज चल सकती है। अब ये देखो सेल, सेल में आप जब देखोगे तो एक साइड पॉजिटिव होगी, एक साइड नेगेटिव होगी, ठीक है। तो दो साइड को जब भी हम किसी रिमोट में या कहीं पे सेल को फिक्स करते हैं तो दो पॉइंट्स बने होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, वही फ्लो कराते हैं चार्जेस को, ठीक है, जो यहाँ पे दिया भी हुआ है। पॉजिटिव चार्जेस प्रोटॉन, नेगेटिव चार्जेस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नेट चार्ज ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे वो कैरी करते हैं, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। कॉलम जो हमारी मेजरमेंट होती है इलेक्ट्रिकल चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो कॉलम होती है, ये जरूर याद रखना, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चार्ज क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हो किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, किसी भी मैटर की सबसे बेसिक यूनिट होती है एटम, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल, है ना। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी की सबसे बेसिक यूनिट होती है हमारी क्या, चार्ज। क्योंकि चार्ज के बिना इलेक्ट्रिसिटी वर्क ही नहीं कर सकती। जब भी चार्ज फ्लो होगा, चार्ज इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल। मान लो ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, ये एक पार्टिकल है, अब इसमें ट्रांसफर होगी, इसमें ट्रांसफर होगी, है ना, ठीक है। जैसे इस स्लाइड में आप देखो, मैंने फर्स्ट स्लाइड में जो आपकी बनाई है, यहां पे मैंने आपको तीन वायर दिखाई है ना। एक रेड है, राइट, एक वायर हमारी ब्लैक है, एक वायर हमारी ग्रीन है। अब ये अलग अलग रिप्रेजेंट करती है कि इनका वर्क क्या है। रेड वायर हमेशा करंट को कैरी करती है, ठीक है। ब्लैक वायर हमेशा न्यूट्रल होती है, और जो ग्रीन वायर होती है ये अर्थिंग की वायर होती है, अर्थिंग, जो अर्थिंग प्रोवाइड करती है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा इंसुलेटर्स, है ना। अर्थिंग का मतलब क्या होता है, अर्थिंग प्रोवाइड करना। कई बार आप लकड़ी के स्टूल पे चढ़ के अगर कोई इलेक्ट्रिकल काम करोगे, आप देखते होंगे जो इलेक्ट्रिशियन आपके घर पे काम करने आते होंगे, अगर वो लकड़ी के स्टूल पे चढ़ के कोई काम कर रहे हैं तो कहीं हद तक उनको करंट नहीं फ्लो होता बॉडी में, क्यों, क्योंकि अर्थिंग नहीं होती। एक न्यूट्रल सपोर्ट बिल्कुल चाहिए होता है, दो पॉइंट्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए रेड तो आई करंट को कैरी करता है, इसीलिए रेड वायर तो इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन मेन वायर्स आप याद रख सकते हो, या फिर इनको आप डेफिनेशन में ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे एक डायनेमो की मैंने आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग फोटो लगाई है, ठीक है। करंट, व्हाट इज करंट, करंट है क्या, देखो, जब भी कोई वायर में, जैसे मेरे काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे प्रैक्टिकल्स बनाते हैं, जैसे कि ये एक प्रैक्टिकल बनाया बच्चों ने, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो करेगा, ये बैटरी है, जब बैटरी में से करंट निकलेगा वायर्स के थ्रू तो वो फ्लो करके बल्ब्स के पास जाएगा, ठीक है, तो बल्ब्स ग्लो करेंगे। अब इसी को करंट कहते हैं। विदाउट करंट वायर की या किसी भी इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों, क्योंकि जब करंट ही उनके अंदर नहीं होगा तो वर्केबल कैसे होंगे, है ना। तो इसीलिए आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब जो इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है। फ्लो कैसे करता है वो मैं आपको दिखाता हूं, देखो, ये एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने वाली कॉइल की हमारे पास एक छोटा सा बच्चों का प्रैक्टिकल था। अब ये है, ठीक है, ये एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये एक निडल है, इसके ऊपर हमने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की कॉइल बनाई हुई है कॉपर वायर से, ठीक है। अब इसमें करंट को मैं पास करूंगा तो ये होता है करंट डिटेक्टर। ये कहीं पे भी अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं और वो कनेक्टेड है तो एक पॉइंट पे आप ये लगाएंगे, एक पॉइंट पे आप इसको लगाएंगे। अगर ये ग्लो करा तो इसका मतलब इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कनेक्टेड है आपस में और करंट इसमें फ्लो करेगा। अगर ये ग्लो करा तो देखो ग्लो कर रहा है, इसका मतलब कि इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो कनेक्टेड है और वो करंट को फ्लो करेंगे। अगर मैं कोई इंसुलेटर ले लूं, मान लो जैसे ये है, ये प्लास्टिक का इंसुलेटर है, ठीक है, जो हमारा पेन है, ये इंसुलेटर है, इसमें लाइट ग्लो नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं आगे, फॉर्मूला होता है इसका I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, वेयर I इज दी करंट, करंट है हमारा I, ठीक है। Q है हमारा चार्ज कॉलम, जो हम चार्ज को डिनोट करते हैं, चार्ज को हम Q के थ्रू डिनोट करते हैं, करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और टाइम को तो हम T से डिनोट करते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ करंट होती है हमारी एम्पियर, एम्पियर हमारी करंट की यूनिट होती है, ठीक है। इसको आप याद रखना, एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कॉलम बाय सेकेंड, ठीक है। जितने टाइम में कोई चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव कर रहा है उसको हम कहते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। एम्पियर हमारा इसके थ्रू निकलता है। नेक्स्ट, कन्वेंशनल करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो। कन्वेंशनल करंट क्या होता है और इलेक्ट्रॉन फ्लो क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, आप सब जानते हैं चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव, एक होते हैं नेगेटिव। इसमें आप ये चीज चेक करो कि कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। अगर मैं पॉजिटिव और पॉजिटिव को कंबाइन करूंगा, ठीक है, तो ये जो हमारे जितने जो चार्ज है,
ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, है ना। और वहीं पे अगर मैं नेगेटिव और नेगेटिव को कंबाइन करूंगा तो ये भी रिपेल करेंगे। बट अगर मैं पॉजिटिव प्लस नेगेटिव को कंबाइन करूंगा तो ये क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब अट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब करंट फ्लो होने की पॉसिबिलिटी होगी। यहां पे देखो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज मूव फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। किसके अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव चार्ज के, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होंगे तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव चार्ज होंगे तो पॉजिटिव की तरफ आएंगे। इस सीरीज में हमारा जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो क्रिएट होता है। अब यहां पे देखो इस एग्जांपल के थ्रू, ये एक बैटरी है, कनेक्टेड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो जहां से नेगेटिव चार्ज आएंगे उसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा हमेशा। अगर मान लो फॉर एन एग्जांपल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं हमारे, अगर कन्वेंशनल करंट जो है, ये देखो कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है, ठीक है। और बाय कन्वेंशन करंट फ्लो फ्रॉम दी पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन फ्लो। ये इलेक्ट्रॉन जो कन्वेंशनल चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट में हमेशा वर्क करता है हमारा। की पॉइंट्स क्या है, बोथ एग्जिस्ट सिमिल्टेनियसली एंड सर्किट बट इट्स अपोजिट डायरेक्शन। तो कन्वेंशनल चार्ज जो होगा हमारा सीसी वो हमेशा, ठीक है, उस डायरेक्शन में जाएगा जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा कन्वेंशनल चार्ज की तरफ जाएगा। सिंपल सा, हम ये है हमारा कन्वेंशनल करंट वर्सेस इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो इनका रिलेशनशिप आप जरूर याद रखना, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आपको ये पता लगता है कि कन्वेंशनल चार्ज का और इलेक्ट्रॉन फ्लो कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, आइए। इलेक्ट्रिक सर्किट एंड सिंबल। देखो कुछ सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी आपको सिंबल्स दिए होंगे, ये वाले सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे सेल का सिंबल दिया हुआ है, देखो बैटरी का सिंबल है, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे बैटरी का सिंबल दिया हुआ है आपको, बैटरी के सिंबल में आप देखो सीरीज में बैटरी कनेक्टेड है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं आपको कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अगर यही चीजें कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं, ठीक है, कंटिन्यूसली रिपीट हो रही हैं, तो ये एक बैटरी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब मल्टीपल वहां पे आपके सेल्स कनेक्टेड है, ठीक है। फिर है की स्विच और ओपन। अब अगर यहाँ पे कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, आपको पता है जैसे आप बटन है, ठीक है, अगर किसी बटन को ऑन ऑफ करते हो, तो जब आप ऑन करते हो तो करंट का चार्जेस फ्लो होने लगता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो कनेक्ट कर देता है। जबकि ओपन होती है, ठीक है, इसका मतलब उसमें कोई कनेक्शन ही नहीं है। जब दो चीजों के बीच में कनेक्शन ही क्रिएट नहीं हुआ तो करंट कहां से फ्लो करेगा, है ना। अब की क्लोज्ड, जब की क्लोज हो जाती है तो जब क्लोज होती है तो वो कनेक्टेड हो जाते हैं और करंट फ्लो करने लगता है, ठीक है। जॉइंट वायर क्या होती है, जॉइंट वायर होती है, मान लो जैसे ये प्रोजेक्ट था, इसमें काफी सारी वायर्स कनेक्टेड है, एक दूसरे से बल्ब भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब बल्ब अगर कनेक्टेड होते हैं, जैसे मैं आपको एक अल्ट्रासोनिक डिवाइस दिखाता हूं, ठीक है, मिस्ट कंडक्टर, इसमें देखो काफी सारे बल्ब लगे हुए है ना। अब ये जितने भी बल्ब है, ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इनकी वायर अंदर से सबकी कनेक्टेड है आपस में। तो जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा कहीं पे भी, तो ये सारे बल्ब इकट्ठे जलने शुरू हो जाएंगे, ग्लो करेंगे इकट्ठे। क्यों, क्योंकि ये एक सीरीज में कनेक्टेड है, जॉइंट वायर लगी हुई इनमें। वायर को कहीं भी आप जॉइंट करते हो बीच में, ठीक है, तो दूसरी वायर जो होती है जिसमें कनेक्टेड होती है, ऑलरेडी एक सीरीज वायर होती है, उसमें अगर आप वायर को कनेक्ट करोगे तो दूसरी वायर भी वर्क करने लगेगी, ठीक है। जैसे मान लो आपने एक सर्किट बनाया, यहाँ पे आपने बैटरी लगाई, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक बीच में, यहाँ पे आपने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ये आपने बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब ये बल्ब ग्लो करेगा, बट यहाँ पे अगर आपने एक वायर को कनेक्ट करके, ठीक है, एक और बल्ब में कनेक्शन कर दिया और इधर से भी एक वायर से कनेक्टेड कर दिया, तो ये वाला बल्ब भी ग्लो करने लगेगा, ठीक है। तो दोनों बल्ब ग्लो करने लगेंगे हमारे। अगर यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है मान लो 5 वोल्ट की, तो करंट फ्लो करेगा दोनों में, बट इनके रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। रेजिस्टेंस क्रिएट होने के बाद जो अगर रेजिस्टेंस क्रिएट होंगे तो फ्लो इनका स्लो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बैटरी वीक है। सेल सिंगल यूनिट, ठीक है, ईएमएफ होता है हमारा, ठीक है। तो ईएमएफ क्या है हमारा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या करती है हमारी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है जब भी कोई सेल हम किसी एप्लियंसेस में कनेक्ट करते हैं या बैटरी में कनेक्ट करते हैं, उसके बाद वो उस पर फोर्स लगाती है वर्क करने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टार्ट होता है अचानक से। उसके बाद है बैटरी। बैटरी टू और मोर सेल्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो बैटरी कन्वर्ट हो जाती है। बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है लाइट एनर्जी में, है ना। ये जो अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, इसमें ये जो
इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है लाइट एनर्जी में, है ना। अभी जो आप वीडियो देख रहे हो वो क्या है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल, यहां से साउंड एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो वो रिकॉर्ड हो रही है, और जो आप सुन रहे हो वो एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है साउंड एनर्जी में, ठीक है। तो ये कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज होता है। स्विच ओपन, ठीक है, जब भी स्विच ओपन होगी, मैंने आपको यहाँ पे बताया स्विच कंप्लीट, ठीक है। स्विच जब क्लोज होता है तो वो एक सर्किट को कंप्लीट करता है और कनेक्शन करता है दो डिफरेंट जॉइंट्स में। एम मीटर मेजर करंट इन सीरीज, एम मीटर हेल्प करता है करंट को मेजर करने के लिए। वोल्ट मीटर मेजर दी वोल्टेज इन ए पैरेलल, ठीक है। वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर हेल्प करता है वोल्टेज को कैलकुलेट करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि कहीं कहीं किसी किसी रीजन में या किसी एरिया में लाइट का फ्लो बहुत अप एंड डाउन होता है, ठीक है। कभी इलेक्ट्रिसिटी आती है, कभी जाती है, तो आपके अप्लायंसेस पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस चीज का, है ना। रेजिस्टेंस क्या करते हैं, अपोज द करंट फ्लो। रेजिस्टेंस, जैसे कि आपके घर में फैन होगा, ठीक है, अब फैन में रेगुलेटर लगा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपने रेगुलेटर लगा दिया तो आपके घर में जो वोल्टेज आ रही है, ठीक है, आपके एरिया में जो भी पावर हाउस होगा वहां से वोल्टेज जो आ रही है वो कम ज्यादा हो रही है, नहीं ना। वो क्या करता है, एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, रेजिस्टिविटी बनाता है, जिससे कि अगर आप फर्स्ट पॉइंट पे फैन को करेंगे तो बहुत ही स्लो चलेगा, टू पे करेंगे तो रेजिस्टिविटी कम होगी, तो वोल्टेज इंक्रीज होगी, वोल्टेज इंक्रीज होगी तो स्पीड बढ़ेगी फैन की। फिर आप तीन पे करेंगे, जैसे आप थ्री पे करेंगे तो ये एक मैक्स लेवल पे चला जाएगा, फोर या फाइव पे, ठीक है। तो वहां पे रेजिस्टिविटी पूरी कट हो जाएगी। अब रेजिस्टिविटी अगर बिल्कुल खत्म हो गई है तो वोल्टेज मैक्सिमम आएगी विदाउट एनी हेजल, ठीक है। वेरिएबल रेजिस्टेंस, यही है एडजस्टमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो मैंने आपको फैन के रेगुलेटर के बारे में बताया, ठीक है। वायर, वायर क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, मैंने स्टार्टिंग बताया, ग्रीन वायर, रेड वायर, ब्लैक वायर। वायर्स को याद कर लेना, डेफिनेशन में जरूर मेंशन करना, ठीक है। बहुत ही, देखो आंसर तो आप कैसे भी लिख सकते हो, बट एक अट्रैक्टिव वे में, साइंस में हमेशा अट्रैक्टिव वे में आप आंसर अगर करोगे या किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है और आपके स्कोरिंग नंबर आते हैं। पर पढ़ाई तो हर कोई करता है, पर रिप्रेजेंट आप कैसे कर रहे हो वो बहुत ही मैटर करता है, ठीक है। ज्वाइंट, देखो ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट होता है जब भी हम कनेक्शन बनाते हैं दो चीजों के बीच में, ठीक है। जैसे दो वायर्स हैं, ठीक है, आपने उनको आपस में कनेक्ट किया, ठीक है, अब कनेक्ट करके आपने उनका एक ज्वाइंट क्रिएट किया। अब ज्वाइंट जब हम क्रिएट करते हैं, मान लो एक वायर बीच में से टूट गई, मान लो ये कोई वायर है, अगर ये वायर बीच में से टूट जाए, ठीक है, टूटने के बाद मैं यहाँ पे इसमें ज्वाइंट क्रिएट करूंगा तो करंट का फ्लो दोबारा से होने लग जाएगा और ये पूरा एक सब्सटेंस कनेक्टेड सीरीज में बन जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एम मीटर, एम मीटर क्या है, तो एम मीटर मैंने आपको स्टार्टिंग में भी इंट्रोडक्शन में बताया था एम मीटर क्या है। एम मीटर, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द करंट इन ए सर्किट, ठीक है। एम्प मीटर क्या हेल्प करता है हमारी, इट इज ए डिवाइस यूज टू मेजर करंट आई इन ए सर्किट। किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, या हमारा जो करंट है वो कितने एम्पेयर का आ रहा है, ये आइडेंटिफाई होता है एम्प मीटर के थ्रू, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप चेक करते हो, कोई मान लो जैसे कि आपके पास कोई टीवी है, पैनल, ठीक है, या फिर आपके पास कोई कंप्यूटर है। अब उसमें आप देख के आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। आप बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस कोई ऐसी राइज होती है जहां पे आप आइडेंटिफाई देख के नहीं कर सकते कि क्या इशू है या कहां पे करंट डिस्कनेक्ट हो रहा है या कहां पे डिस्कनेक्शन है किसी भी डिवाइस में, बट एम्प मीटर के थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। एम्प मीटर को आप कनेक्ट करते हो, ये एक्जैक्टली बता देता है कि करंट फ्लो में कहां पे रुकावट है, ठीक। ऑलवेज कनेक्टेड इन ए सीरीज, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। देखो वोल्ट मीटर होता है वो पैरेलली कनेक्ट होता है, और जो ये हमारा एम मीटर होता है ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो सीरीज में कनेक्ट होगा इन द सर्किट। सर्किट क्या होता है, सर्किट देखिए यहाँ पे मैंने एक सर्किट का भी आपको एक डायग्राम दिया है। सर्किट एक पूरा कनेक्शन होता है जो एक पॉइंट से स्टार्ट होके, ठीक है, यहां से स्टार्ट होके एक बल्ब को ग्लो करने में या किसी भी एक ऐसे डिवाइस को कंप्लीट करता है जिससे वो स्टोर्ड एनर्जी को या फिर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे किसी भी चीज में, ठीक है। जैसे यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, ये एक सर्किट है जहां पे भी कॉम्बिनेशन एंड कनेक्शन ऑफ वायर्स करके आप यूटिलाइज करते हो इलेक्ट्रिकल पावर को, उसको हम सर्किट कहते हैं, ठीक है। हैज ए वेरी लो रेजिस्टेंस टू अवॉइड द डिस्टर्बिंग इन सर्किट। इसके रेजिस्टेंस बहुत कम होते हैं, रेजिस्टेंस कम होंगे, अगर रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, जब ये आइडेंटिफाई इस चीज को कर रहा है कि करंट फ्लो क्यों नहीं हो रहा या क्या रीजन है, कहां करंट फ्लो नहीं हो रहा, अगर इसकी रेजिस्टिविटी में इंक्रीज कर दूंगा, तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हमेशा करंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। बट अगर मैं इसकी रेजिस्टिविटी अगर लो रखूंगा तो ये इजीली करंट को आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहां पे ब्लॉकेज है। अगर इसी में रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कैसे पता लगेगा कि किसी डिवाइस में क्या प्रॉब्लम है। की रूल इसको याद रखने का क्या है, देखो नेवर कनेक्ट एम्प मीटर इन ए पैरेलल। पैरेलल में कभी भी आप एम्प मीटर को नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइस को डैमेज कर सकता है, ठीक है। इसका रीजन ये है कि जो कुछ हमारे डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो सीरीज में कनेक्ट होते हैं और कुछ पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ये आगे वाली पीपीटी में हम कवर करेंगे। एसआई यूनिट ऑफ एम्प मीटर इज एम्पियर, ठीक है, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर होती है, ठीक है। एम्प मीटर तो डिवाइस है। पोटेंशियल डिफरेंस,
तो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कितने इजीली एक सर्किट में मूव कर सकती है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप सब जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव करते हैं जब भी कोई इलेक्ट्रिक चार्ज मिलता है किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, या किसी सर्किट को, तो वो मूव करते हैं। देखिए यहां पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है, दो यहां पे बाल्टी है अलग अलग, ठीक है। अब एक बाल्टी को अगर मैं ऊपर मूव कर दूं, ठीक है, तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। उसमें पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्रिएट हो जाएगा। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब भी कोई चीज फ्लो करके आती है या फिर उसमें मूव करती है, इस चीज को ही हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे मान लो आपने एक सर्किट है यहाँ पे, ठीक है, एक सर्किट बनाया, ठीक है, इसमें 5 वोल्ट करंट फ्लो करा। अब फ्लो करके जो वो वापस जाके घूम के वापस नेगेटिव चार्ज की तरफ आ रहा है। पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ मान लो, ठीक है, पॉजिटिव से स्टार्ट होकर नेगेटिव पे आपके वो खत्म हो गया। तो ये एक कनेक्शन डेवलपमेंट जो है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस मतलब कि कितना वोल्ट ऑफ करंट वर्क डन कर रहा है पर यूनिट सेकंड्स में। यहां पे लिखा भी हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड एज वोल्ट। वोल्ट उसकी एसआई यूनिट भी है और इसको हम जब मेजर करते हैं तो वोल्ट में हमेशा मेजर करते हैं। वर्क डन की एसआई यूनिट जूल है और चार्ज की कॉलम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। एसआई यूनिट जो हमारी पोटेंशियल डिफरेंस की रहेगी वो वोल्ट रहेगी। फॉर्मूला हमारा बनता है इसका V इज इक्वल टू J अपॉन C, ठीक है। ये रिलेशनशिप फॉर्मूले की जरूर याद रखना। मेजर कर सकते हैं हम वोल्ट मीटर के थ्रू। देखिए पोटेंशियल डिफरेंस जो ये वर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें जब भी दो पॉइंट के बीच में, ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट, दो हम जब भी बैटरी कनेक्ट करते हैं उनके बीच में जब भी रिवॉल्व होकर पूरा करंट एंड पे वापस आता है उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या है? वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर वोल्टेज। वोल्टेज को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होता है वो होता है वोल्ट मीटर। और एक चीज याद रखना, ये हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। जैसे एम्प मीटर था, एम्प मीटर सीरीज में कनेक्ट होता था, ये ऑलवेज पैरेलल में कनेक्ट होता है क्रॉस द कंपोनेंट। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे अगर आपका एक डिवाइस कनेक्टेड है, ठीक है, और बीच में रेजिस्टेंस बने, रेजिस्टेंस हम आगे पढ़ने वाले, रेजिस्टेंस को भी कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसका सिंबल होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। आगे रेजिस्टेंस को जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको और डिफाइन करूंगा रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे देखिए वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज बिटवीन दी टू पॉइंट्स, ठीक है, टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट। सर्किट के अंदर जो दो पॉइंट्स होते हैं उनके बीच के डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट करने के लिए वोल्ट मीटर का हम यूज करते हैं। और एक्चुअली ये हमें ये भी बताता है कि किसी भी एप्लियंसेस को डैमेज होने से बचाने में हमारी हेल्प करता है। देखो यहाँ पे मेंशन भी है हाई रेजिस्टेंस इंश्योर द वोल्ट मीटर डज नॉट डिस्टर्ब दी सर्किट। सर्किट को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, क्योंकि सर्किट क्या होता है, कोई भी अप्लायंसेज है जो हम यूज कर रहे हैं उसको जब करंट से बैटरी मिल, उसको चार्ज मिल रहा है, चार्ज उसमें फ्लो कर रहा है, तो वो डैमेज ना हो, वोल्ट मीटर उसी से हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। मान लो किसी एरिया में वोल्टेज आ रही है 250 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, अब आपका जो अप्लायंसेज है वो ले सकता है सिर्फ 140 वोल्ट। अगर उसमें आप ओवरलोड कर दोगे, ओवरलोड अगर आप उसमें पावर दे दोगे तो क्या होगा, वो एकदम से बिल्कुल ब्लास्ट भी हो सकता है, माइट भी ऐसा हो जाए। और होता भी है, जब भी लोग अपने घर में, जब आपके यहाँ पे कोई ऑफिशियल यूज होता है या फिर आप कोई ऑफिस में देखोगे तो वहां पे वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं, मीटर से डायरेक्ट जो बिजली प्रोवाइड होती है घर में, वहां पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं। अब वोल्ट मीटर क्या होती है, वोल्ट मीटर का मान लो जैसे कि ये एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, वोल्ट मीटर का कुछ डिवाइस ऐसा बॉक्स जैसा बनाया, ठीक है, उसको बना के इधर से आपके मीटर की वायर आएगी और इधर से आपके जो आउटपुट है, ठीक है, जो आपके घर में बैटरी पावर जा रही है, सप्लाई जा रही है, उसकी वायर कनेक्ट हो जाएगी। और वोल्ट मीटर क्या करेगा, वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस की वजह से करंट के फ्लो को मिनिमाइज करेगा, उतना करंट फ्लो कराएगा जितने करंट की रिक्वायरमेंट आपके अप्लायंसेस को और डैमेज होने से बचाएगा। जहां पे कुछ एरियाज में इलेक्ट्रिसिटी आने का फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है, वोल्ट मीटर ज्यादातर वहां यूज होता है। और कई बार ऐसा भी होता है, अगर आप कोई एप्लायंसेस को ज्यादा पावर चाहिए, मान लो यहाँ पे आपके घर में आ रही है 210 वोल्ट, ठीक है, अब अप्लायंसेस को चाहिए 240 वोल्ट, तो ये कन्वर्ट करके 240 वोल्ट ही आउटपुट आपको देगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द एप्लायंसेस, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को याद रखना सभी लोग। नेक्स्ट, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ एक बहुत ही, मतलब ये चैप्टर पूरा ओम्स लॉ पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपकी बुक में दिया होगा ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ जो ओम थे, इन्होंने एक डिस्कवरी की थी, ठीक है, इन्होंने डिस्कवरी ये करी कि कभी भी एट द कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस व्हिच इज वोल्ट अक्रॉस इट। मतलब कि जब भी आप किसी सर्किट को जितना भी वोल्ट आप प्रोवाइड करोगे उतना ही वोल्टेज ऑफ करंट उसके अंदर फ्लो करेगा। मतलब जैसे आपने एक सर्किट बनाया, ठीक है, इसमें आपने, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक बल्ब जलाया, उसमें 1.5 वोल्ट इन्होंने पहले प्रोवाइड किया, ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन में इन्होंने क्या किया, इसी डिवाइस को
5 वोल्ट प्रोवाइड किया। अब दोनों कंडीशन में क्या हो रहा था, जब इन्होंने 1.5 वोल्टेज ऑफ करंट सप्लाई किया, मतलब वोल्ट दिया इसको, तो इसमें जो करंट फ्लो कर रहा था, जो आई था इसके अंदर जो फ्लो कर रहा था, वो भी 1.5 वोल्ट था। ठीक है, ठीक है। करंट को हम एम्पेयर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब जो इन्होंने 5 वोल्ट करंट प्रोवाइड किया, ठीक है, 5 वोल्टेज इन्होंने रखी पावर की, तो उसमें क्या हुआ, इस कंडीशन में 5 वोल्ट का ही करंट पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा था। यहां पे डेफिनेशन में आप देखो, एट ए कांस्टेंट टेंपरेचर द करंट आई थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मींस वोल्ट अक्रॉस इट। मतलब V इज इक्वल टू आई आर। ये एक सिंपल सी रिलेशन है, जितना वोल्टेज होगा उतना ही करंट होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप ये भी लगा सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर ऑलवेज। इसमें जो हमारा V है वो है वोल्टेज, I करंट को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम एम्पर से रिप्रेजेंट करते हैं, R है रेजिस्टेंस, कैपिटल R जो है वो रेजिस्टेंस है। ठीक है, ग्राफ इसका जो बनेगा हमारा, इट गिव्स ए स्ट्रेट लाइन थ्रू दी ओरिजिन ऑफ स्लोप एंड रेजिस्टेंस। मतलब कि जब भी आप कहीं पे ओम्स लॉ को फाइंड आउट करोगे तो इसका जो स्लोप होगा, जो इसका ग्राफ का स्लोप होगा, वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहां पे अगर आपको मैं I दे दूं और यहां पे आपको मैं वोल्टेज दे दूं, तो इसका स्लोप ऑलवेज जो है वो एक स्ट्रेट लाइन पे रहेगा। क्यों स्ट्रेट लाइन पे रहेगा, क्योंकि जितना हम वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे उतना ही करंट पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्या है, देखो, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एक स्टॉपेज, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है करंट के फ्लो में। ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना मतलब रोकना, रोकता है करंट को फ्लो होने से। रेजिस्टेंस किस लिए रिक्वायर्ड होता है, देखिए कहीं कहीं पे किसी किसी अप्लायंसेस को ज्यादा पावर चाहिए होती है, कभी कम चाहिए होती है, तो हमें पावर को मिनिमाइज करना, उसको मैक्सिमाइज करना, इसकी रिक्वायरमेंट होती है। ओपोजिशन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर, कंडक्टर में ओपोजिट करना, ओपोजिशन करना किसका, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का, उसको रोकना, ये काम है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करना, किसी चीज को रोकना। अब देखो यहां पे ये नल है, ठीक है, अब यहां पे एक ये एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं। ठीक है, ये जो नल है यहां पे एक हमने वॉल लगाया हुआ है, इसको गेट वॉल कहते हैं। ठीक है, यहां पे हमने पानी की फ्लो को रोकने के लिए एक वॉल लगाया, जिससे हम इसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। इसे ही तो रेजिस्टेंस कहते हैं, यही है रेजिस्टेंस। जैसे आपके पेरेंट्स आपको कंट्रोल करते हैं, अगर आप ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाके कुछ चीजें करना चाहते हो, ठीक है, तो आपके पेरेंट्स आपके ऊपर कंट्रोल करते हैं, लगाम लगाते हैं, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे घोड़ा अगर कहीं पे भाग रहा है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो लगाम लगती है उसे कहते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का काम ये होता है करंट की सप्लाई को मिनिमाइज करना। और ये करते क्या है, देखिए जो हमारा रेजिस्टेंस होता है इसको हम आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से। इसकी ऐसा यूनिट होती है ओम। ठीक है, ओम को हम इससे डिनोट करते हैं, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। ठीक है, अब जो रेजिस्टेंस होता है इसके कई एप्लीकेशंस होती हैं। इट्स डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर की लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, वायर की लेंथ पे डिपेंड करेगा कैसे, मतलब मान लो अगर आपने छोटी वायर ली, उसकी रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा कम होगी। अगर आपने इससे ज्यादा लंबी वायर ली, रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हाई होगा। क्यों, करंट को फ्लो करने में टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम लगेगा, या फिर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा प्रेजेंट होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेंगे। जितनी ज्यादा लंबी वायर, ठीक है, उतना ज्यादा उसके अंदर कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर होगा, इलेक्ट्रिसिटी का उतना ज्यादा कंजप्शन होगा, और रिजल्ट जो देखने को मिलेगा वो हो सकता है स्लो हो, या तो आप कोई बल्ब को अगर ग्लो करना चाह रहे हैं वो डिम हो। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हैं, एक सर्किट बनाइए, ठीक है, उसमें 9 वोल्ट की बैटरी लगाइए, अगर आप छोटी वायर से लगाएंगे तो वो ज्यादा भी जलेगा, ठीक है, और देर तक चलेगा। बट अगर वहीं पे आप लॉन्ग वायर कनेक्ट करते हैं उसमें, तो जब लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस अपने आप ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा। ठीक है, एग्जांपल, थिनर पाइप हायर रेजिस्टेंस, जितना पतला पाइप उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना खुला पाइप उतना रेजिस्टेंस कम, मतलब इजीली फ्लो हो पाए। ठीक है, किसी भी चीज में से कोई चीज को इजीली फ्लो होने के लिए जितना ज्यादा वो ओपन होगी उतना ज्यादा इजीली कोई भी चीज उसमें से फ्लो हो जाएगी। जैसे कि पाइप का एग्जांपल दिया मैंने आपको यहाँ पे, जितना हाइयर रेजिस्टेंस लेस करंट फ्लो, रेजिस्टेंस जितना हाई होगा करंट फ्लो उतना कम होगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब जो हमारा करंट फ्लो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो कम होगा, जितना ज्यादा हम करंट को बढ़ाएंगे उतना ज्यादा रेजिस्टिविटी कम होती चली जाएगी, है ना। बट रेजिस्टेंस को कम करना, इसके एप्लीकेशंस ये है। फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सबसे पहले लेंथ। ठीक है, लेंथ आर इंक्रीज एज ए वायर, लेंथ इंक्रीज, आर हमेशा इंक्रीज होगा, आर हमेशा इंक्रीज होगा अगर लेंथ ऑफ द वायर इंक्रीज होगी। ठीक है, रेजिस्टेंस हमेशा हाई होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जब आप किसी भी सीरीज में किसी चीज को कनेक्ट करते हो, ठीक है, या पैरेलली करते हो, तो उनके बीच में जो क्रॉस सेक्शन एरिया क्रिएट होता है, ठीक है, तो वो अगर हमारा आर डिक्रीज होगा अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इंक्रीज होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, आपने मान लो किसी दो सीरीज को कनेक्ट करा, ठीक है, उनको कनेक्ट करने के बीच में आपने क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा दिया, अब बढ़ा दिया तो हमारा जो आर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। मटेरियल, देखिए
जो रेजिस्टेंस होती है मटेरियल, रेजिस्टिविटी वेरीज विद द मटेरियल, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। अगर आपका मटेरियल ऐसा है जो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, जैसे कि टंजस्टन, टंजस्टन ऑफ बल्ब, जो बल्ब होता है हमारा, ठीक है, वो ग्लो करता है और उसके बीच में टंजस्टन लगा होता है, फिलामेंट भी इसको टंजस्टन कहते हैं। टंजस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, जब ज्यादा बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है तो ये फ्यूज भी हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज विद द टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। रेजिस्टिविटी, देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? मेन डिफरेंस इनके बीच में ये है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ द मटेरियल या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड करती है। रेदर देन दिस रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी जो होती है वो ओनली मटेरियल ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है कि सब्सटेंस का मटेरियल क्या है। रेजिस्टिविटी इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल एट डिटरमाइंस, मतलब रेजिस्टिविटी मटेरियल पे ही डिपेंड करेगी, चाहे आप लेंथ कुछ भी ले लो, चाहे क्रॉस सेक्शनल एरिया कुछ भी ले लो, रेजिस्टिविटी मटेरियल पे टोटली डिपेंड करेगी। जैसे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी यहां पे देखो 1.6 10⁻⁸ ओम बेस्ट कंडक्टर होता है। सिल्वर सबसे बेस्ट कन्वर्ट जो है हमारा कंडक्टर है, जो यूज होता है किसमें? सोलर पैनल्स में यूज होता है। ठीक है, सोलर पैनल में यूज होता है सिल्वर हमारा, इसीलिए सोलर पैनल बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है हमारा। कॉपर, कॉपर की रेजिस्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है 1.7 10⁻, वाइडली यूज होता है कॉपर हमारा। आप ज्यादातर वायर्स में देखोगे तो वायर्स जितनी भी हमारी बनी होती है कॉपर से बनी होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी बहुत लाइट वेट होता है। ठीक है, इसकी रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमारी 2.8 10⁸। नाइक्रोम जो होता है हमारा यूज इन हीटर्स, हीटर्स के अंदर जो यूज होता है नाइक्रोम, आपने देखा इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत अच्छी होती है 1.0 10⁻�6 ओम। ठीक है, उसके बाद है हमारा लोअर, ठीक है, रो बेटर कंडक्टर। जितना ज्यादा रेजिस्टिविटी हमारी लो होगी, यहां पे दिया हुआ है की, ठीक है, ये है हमारा रो। अच्छा, ये जो सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये पी नहीं है, ये कुछ इस तरीके का सिंबल है, इसको हम कहते हैं रो। रो जो होता है वो सिंबल किसका होता है? रेजिस्टिविटी का। ठीक, याद रखना, रेजिस्टिविटी का सिंबल रो होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टिविटी का टॉपिक। आइए आगे बढ़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या है? ठीक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें सारे रजिस्टर्स हमारे सीरीज में लगे हों। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? ठीक है, देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला है इसका आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, अब बहुत ही स्टार्टिंग से हेड टू टो मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूंगा, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है? हमें पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हमारा फॉर्मूला है, जो फॉर्मूला हमारा होता है वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर। अब इस फॉर्मूले को हम कैसे ड्राइव करेंगे? मान लो जैसे यहां पे R1 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है, R3 दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हमें अलग अलग यहाँ पे रेजिस्टेंस दिए हुए। अब सीरीज में क्या होता है? सीरीज में रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो ये रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, सीरीज में कनेक्टेड है, पूरी सीरीज में कनेक्टेड है यहाँ पे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इनको कैलकुलेट कैसे करना है? देखो फॉर्मूले में क्या होता है, जो हमारा V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो तीनों के लिए V इज इक्वल टू आई आर वन। ठीक है, V, ये V1 था हमारा, V2 इज इक्वल टू आई आर टू, V3 इज इक्वल टू आई आर थ्री। अब इनको हम कैलकुलेट करेंगे। अब कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सी चीज देखो, इन सब में V जो है वो किसके लिए कॉमन है? V हमारा ऑलवेज I के इक्वल होता है। ठीक है, अब V अगर हमारा I के इक्वल है, तो जो हमारा V1 हुआ, यहां पे हम इसको I भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, और हम इसको जो लिख सकते हैं यहाँ पे, वो I भी हम इसको लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस हमारा V है यहाँ पे। ठीक है, तो V को अब हम इकट्ठे यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कैसे लिखेंगे। आइए, V1, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब जो नेक्स्ट हमारी इक्वेशन है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यूज हैं, इसको हम I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 ये भी लिख सकते हैं, है ना? तो अब यही इसको मेंशन कर देते हैं। तो हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी I इज इक्वल टू I R1 प्लस I
R2 प्लस आई R3। अब इसमें देखो आई कॉमन है तो आई, ठीक है, आई हम यहाँ पे कॉमन लेंगे और इसके साथ जो हमें यहाँ पे जो हमारा आर था, ठीक है, अगर हम इसको आर की तरह मेंशन करेंगे तो यहाँ पे हम इसको बाहर ले लेंगे कॉमन, ठीक है। आर इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस R3, आई से आई कैंसिल कर देंगे, आर इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हमारी इक्वेशन बन के आएगी। मतलब कि सीरीज में हम डायरेक्टली सबको ऐड कर देंगे तो हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखो किस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज डिवाइड्स अक्रॉस द रेजिस्टर। पूरे रेजिस्टर में वोल्टेज डिवाइड होती है, वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी, यहाँ पे डिवाइड होगी। टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस अगर हमें फाइंड करना है तो न्यूमेरिकल हम कैसे सॉल्व करेंगे, R1 हमारा 2 ओम है, ठीक है, R2 हमारा 3 ओम है, R3 हमारा 5 ओम है, सबको ऐड कर देंगे, 10 वोल्ट की पूरी रेजिस्टिविटी यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन की निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू हमारा 10 वोल्ट है, I और V एक दूसरे के इक्वल है, तो 10/10, तो 1 एम्पेयर का I हमारा यहाँ पे निकल के आ जाए, क्योंकि I जो हमारा फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। V की वैल्यू हमारी आ चुकी है 10 और R की वैल्यू आ चुकी है हमारी 10, तो हमारा I जो निकल के आ जाएगा 10/10 डिस्कनेक्ट होके, ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पेयर, ठीक, ये हमारी करंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन हमने देखा, अब हम देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है कि जब भी किसी सर्किट में, ठीक है, जब भी किसी सर्किट में जो हमारा R1 R2 R3 पैरेलली कनेक्टेड होता है, देखिए पैरेलली कनेक्टेड है, उसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे और इसका जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या बनेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है इसका 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। ये एक सीरीज में कॉम्बिनेशन है, ठीक है, सीरीज में नहीं, सॉरी, ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या था, हमारा R1 प्लस R2 प्लस R3 फॉर्मूला निकल के आया था। अब इसमें देखते हैं हम इसमें हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा। अगर हमें I फाइंड करना हो तो उसका जो वैल्यू होगी V1 अपॉन में R1, ठीक है, प्लस जो नेक्स्ट की हमारी वैल्यू होगी, ठीक है। अब हमें आगे की वैल्यू जो निकालनी होगी मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार बता देता हूं। ये हमारा I1 होगा, ठीक है। I2 हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी V2 अपॉन में R2, ठीक है। I3 अगर हम निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होगी V3 अपॉन में R3, ठीक है। ये वैल्यू हमारी बनेगी सभी के यहाँ पे। अब इसमें हम वही चीज करेंगे, फिर से कॉमन लेंगे। कॉमन किसको लेंगे हम, कॉमन हम ले सकते हैं I को या फिर V को, ठीक है। तो अब इनको हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने के लिए हम क्या करेंगे, V को कॉमन ले लेते हैं इसमें हम, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनेगा, V अपॉन R इज इक्वल टू V1 R1 प्लस V2 R2 प्लस V3 अपॉन में R3, ठीक है। कुछ इस तरीके का फॉर्मूला हमारा बन के आएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो V है उनको कॉमन ले लेंगे, V अपॉन R टोटल निकालने के लिए V बाहर कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है, ये ले लेंगे। V से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसका जो फॉर्मूला हमारा बन के आएगा वो हमारा बनेगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन के आ जाएगा। इससे हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज में, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज का आपका फॉर्मूला जो निकल के आया वो है आपका टोटल करंट निकालने के लिए I1 प्लस R2 प्लस R3 I3, ठीक है। इन सबको आप कंबाइन करेंगे, इसमें जो हमारा नेट रेजिस्टेंस जो होता है वो हमेशा स्मॉलर होता है स्मॉलेस्ट रेजिस्टर से, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, देखो जितने भी हमारे रेजिस्टेंस यहाँ पे निकले हमने फाइंड करा है टोटल रेजिस्टेंस, वो हमेशा इनवर्स में निकले, ठीक है। अब ये कंक्लूड करता है कि रेसिप्रोकल है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, जो भी हमारे रेजिस्टेंस निकले हैं वो एक इफेक्टिव फॉर्म में निकले हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे रेजिस्टर एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इसके बाद। सीरीज वर्सेस पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिफरेंस भी आ जाता है। करंट सेम थ्रू दी ऑल रेजिस्टर्स सीरीज डिवाइड अक्रॉस दी ब्रांचेस ऑफ पैरेलल, मतलब कि जो सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन है उसमें जो हमारा करंट रहेगा वो ऑलवेज क्या रहता है, सेम रहता है सीरीज में, बट पैरेलल में डिवाइड होता है, ठीक है। नेक्स्ट वोल्टेज डिवाइड अक्रॉस द रेजिस्टर सीरीज सेम अक्रॉस द सीरीज, तो मतलब जो वोल्टेज है वो हमारा सीरीज वाले में डिवाइड होता है बट पैरेलल में सेम रहता है, ये आप नोट कर लीजिएगा इसको। रेजिस्टेंस का क्या स्टेटस होता है, रेजिस्टेंस होते हैं सीरीज वाले में R1 प्लस R2 प्लस R3, जैसा मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया अभी। उसके बाद इंक्रीज होता है सीरीज में, उसके बाद हमारा जो पैरेलल है उसमें
टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/R1, 1/R2, 1/R3 ये डिक्रीज होता है हमारा, ठीक है, क्योंकि इनवर्स रिलेशन यहां पे आ गया, तो पैरेलल में हमेशा डिक्रीज होगा। एप्लीकेशन क्या क्या है? सीरीज इज ए फेरी लाइट्स में जो यूज होता है, सीरीज में कनेक्शंस लगते हैं, जो लाइट मैंने आपको दिखाई थी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो फेरी में यूज होता है हमारा, उसमें हमारी एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, फ्यूज सर्किट में होता है। पैरेलल हमारा हाउस होल्ड वायरिंग होती है, पैरेलली कनेक्टेड होती है। देखो कहीं पे हमारा बल्ब कनेक्टेड होता है, कहीं पे वायर कनेक्टेड होती है फैन की, कहीं पे हमारा सॉकेट कनेक्टेड होता है, ठीक है। एडवांटेजेस, पैरेलल गिव्स इंडिपेंडेंट कंट्रोल। जो पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत इंडिपेंडेंट कंट्रोल देता है। इंडिपेंडेंट कंट्रोल मतलब आप कनेक्शंस कर सकते हैं। मान लो जैसे आपने फैन लगाया ऊपर, ठीक है, आपने कहीं पे टीवी का कनेक्शन दे दिया, कहीं पे आपने एमसीबी दे दी अपने किसके लिए, एसी के लिए, या फिर आपने कोई पावर वाला 16 एम्पेयर का कोई अच्छा पावर वाला आपने सॉकेट लगा दिया, तो पैरेलल में वो बेनिफिट आपको मिलता है। अब जो सीरीज होती है हमारी, देखो इसमें पैरेलल में फेलियर वन डिवाइस डजंट अफेक्ट, ठीक है, वन डिवाइस अफेक्ट नहीं होता इसमें पैरेलल में। एग्जाम पॉइंट से टिप्स है, व्हाई इज हाउस होल्ड वायरिंग आर इन पैरेलल, मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन है। क्या रीजन है इसका? इसका रीजन यही है कि वो एडवांटेज देता है हमें एक इंडिपेंडेंट कंट्रोल की। फेलियर वन डिवाइस डजंट अफेक्ट, कोई भी एक डिवाइस को यूज करने से कोई दूसरा डिवाइस अफेक्ट नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन मल्टीपल डिवाइसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट 8th क्लास में भी देखा, 9th में भी देखा, आप 10th में भी देखो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पहले हमने 8th क्लास का जो पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आज हम इसको फिर से देखते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट, प्रेस, टी मेकर, है ना, ये सब चीजें क्या होती हैं? ये सब चीजें हेल्प करती हैं हीट को जनरेट करने में। जब भी कोई एलिमेंट को आप ओवर हीटेड या फिर मतलब उसमें रेजिस्टेंस को इतना सा बढ़ा देते हो कि करंट फ्लो होता है बट वो स्टॉप होता है, रुकता है, इस वजह से हमारा एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में, ठीक है। तो प्रेस आप करते हो, ठीक है, प्रेस को अगर आप यूज करते हो तो आप देखते हो वो गर्म होती है ना। तो प्रेस को आप जब यूज करते हो तो वो गर्म हो जाती है, तो इसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें होता क्या है बेसिकली, कोई बैटरी या सेल, आपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, ठीक है, आपने किसी भी चीज को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी, ठीक है, और वो अब क्या करते हैं, वो एक केमिकल रिएक्शन शो करते हैं। बैटरी जो करती है हमारी, मान लो यहाँ पे बैटरी से आपने कनेक्ट करा, ठीक है, अब बैटरी क्या होती है, एक केमिकल रिएक्शन शो करती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विल कम इन मोशन। इलेक्ट्रॉन्स हमारे, जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे फ्री फ्री इलेक्ट्रॉन, वो मोशन में आएंगे, ठीक है। अब मोशन में आ गए, अब इलेक्ट्रॉन जब हमारे मोशन में आ गए, ठीक है, उसके बाद टू मेंटेन द करंट सोर्स कीप एक्सपेंडिंग एनर्जी। अब वो एनर्जी को एक्सपेंड करने के लिए अपनी मोशन में आने के बाद जो करंट के सोर्सेज हैं, ठीक है, वो एक्सपैंड होते रहेंगे, एक्सपैंड होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो एनर्जी है वो कंज्यूम होती रहेगी, लाइक रोटेटिंग फैन, जैसे फैन है वो एक ही जगह पे घूमता रहता है, ठीक है। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी किस चीज में, उसके घूमने में, कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम होगी किसमें, उसके जो अंदर कंडक्टर लगा है या जिस भी चीज से वो बना है, जिस भी मटेरियल से बना है, रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, हीट में कन्वर्ट होगी। अब प्रेस के केस में क्या होता है, प्रेस के केस में होता है इलेक्ट्रिक करंट को कन्वर्ट करा जाता है हीट में, ठीक है। तो जो हीट यहां पे स्टोर होती जा रही है, इसको हम कहते हैं एलिमेंट, एलिमेंट। अब ये एलिमेंट क्या करता है, ये एलिमेंट कनेक्ट करता है, किसको कनेक्ट करता है, वायर्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, हीट प्रोड्यूस करता है जूल में। मान लो जो आपकी एनर्जी यूटिलाइज हुई और एनर्जी एलिमेंट के अंदर इकट्ठी हुई, ठीक है, मोर रेजिस्टेंस एंड करंट मोर हीट गेट जनरेटेड। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। इलेक्ट्रिक आयरन, रूम हीटर, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, ठीक है, गीजर हो गया, इनकैंडिसेंट आपका बल्ब हो गया, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, ये सब हीट को स्टोर करते हैं और कन्वर्ट करते हैं किस में, ये कन्वर्ट करते हैं आपकी हीट एनर्जी में, ठीक है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी मैं आपको दिखा देता हूं एक बार। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये फॉर्मूला आप इसका याद रख सकते हैं, ठीक है। वोल्टेज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में चार्ज, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इसमें वर्क डन होगा, ठीक है। तो हीट का जो फॉर्मूला हमारा होता है, इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस भी हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये वाला इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारा होता है, मान लो जैसे कि ये फिलामेंट है, ठीक है, जब ये ब्रेक हो जाए या फिर जल जाए, ए फ्यूज इज ए सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन द सीरीज द सर्किट, इट मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट व्हेन एक्सेस करंट फ्लो प्रिवेंटिंग द डैमेज टू द एप्लियंसेस। अब अब आप देखो, जैसे मान लो कहीं पे भी जो फ्यूज हमारा लगा होता है, ठीक है, अब ये फ्यूज है, अब ये फ्यूज करता क्या है, ये जैसे बल्ब के अंदर फिलामेंट लगा होता है ऐसे ही एक फ्यूज भी कनेक्ट होता है, ठीक है। फ्यूज क्या करता है, दो पॉइंट्स के बीच का कनेक्शन होता है, जैसे ये कनेक्शन है। अब मान लो यहां से आपकी करंट ट्रांसफर हो रहा है बट ओवर हीट, ओवर ट्रांसफर ऑफ करंट हो रहा है, या फिर किसी भी रीजन से ऐसा रीजन लग रहा है सीरीज में कि जो हमारा सर्किट है वो ब्लास्ट हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा, तो उस टाइम पे फ्यूज जो है वो फ्यूज अपने आप को फ्यूज करता है
और फ्यूज हो जाता है, जिससे कि वो मेल्ट हो जाता है और आगे जो अफेक्ट गलत होने वाला था किसी भी अप्लायंस पे वो नहीं होता और अफेक्ट होने से वो चीज बच जाती है। मटेरियल लो मेल्टिंग पॉइंट की चीज लगी होती है, अलॉय टिन लिड का बना होता है, मेल्ट्स व्हेन करंट एक्सीड्स द रेटेड वैल्यू। जब करंट की रेटेड वैल्यू होती है, जितनी रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा वैल्यू में करंट प्रोड्यूस होता है और हीट प्रोड्यूस होती है, तो अपने आप मेल्ट हो जाता है। प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम द शॉर्ट सर्किट एंड ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से ये किसी भी एप्लायंस को बचाता है। मस्ट बी रिप्लेस आफ्टर द मेल्टिंग। जब ये मेल्ट हो जाता है तो उसको रिप्लेस कर देते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कहीं कहीं जगह पे फ्यूज लगा होता है, चाहे कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो या गाड़ी हो, ठीक है, जहां पे भी हाई चांसेस हैं डैमेज होने के किसी भी अप्लायंसेस के, ज्यादा रेट ऑफ करंट की वजह से वहां पे हमारा फ्यूज जो है वो फिट होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब को अब समझते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब क्या होता है। ठीक है, तो फिलामेंट मटेरियल यहाँ पे जो हमारा बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि लगभग हमारा 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये हमारा फिलामेंट होता है। बल्ब आप देखोगे यहाँ पे हमारा लगा होता है फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का हाई, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। डज नॉट मेल्ट इवन एट द हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे इजीली मेल्ट नहीं होता, बट हाँ बहुत ही एक्सेस हीट सप्लाई हो तो ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। करंट फ्लो थ्रू द टंगस्टन फिलामेंट। फिलामेंट इज द हीट अप ड्यू टू जूल लॉ, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, हीट की कैलकुलेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हमें यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं वोल्ट इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन में क्यू। ठीक है, अगर हम इसमें अब फाइंड आउट करेंगे वर्क को, तो वर्क की जो वैल्यू हो जाएगी हमारी, वर्क इज इक्वल टू, ठीक है, वो हमारा वी क्यू हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई होगा, W इज इक्वल टू वी क्यू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम पावर भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। अब पावर की वैल्यू क्या होती है? पावर की जो वैल्यू होती है P इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, W अपॉन टी, वर्क डन अपॉन में टी। पावर क्या है? रेट ऑफ वर्क। ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग, कितने टाइम में कितना वर्क हो रहा है उसे ही हम पावर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम W की वैल्यू पुट कर दे, ठीक है, यहाँ पे W की वैल्यू अगर हम पुट कर दे तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन में टी, वी क्यू अपॉन में क्यू अपॉन टू टी। ये जो वैल्यू होती है ये हमारी आई की होती है, तो P इज इक्वल टू हम वी आई भी लिख सकते हैं, है ना। ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, पावर की। अब जो हमारा H होता है वो ऑलवेज पावर के इक्वल होता है। क्यों? क्योंकि एनर्जी ऑफ वर्क अपॉन टाइम जो है वो हमारी पावर की वैल्यू है। ये हमारी बनी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, तो H इज इक्वल टू पी होता है हमारा, H इज इक्वल टू पी होता है। ठीक है, H इज इक्वल टू हमारा पी होता है। अब हम जो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे H इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, हम मेंशन कर सकते हैं H इज इक्वल टू वी आई टी। मतलब कि हीटिंग जो हमारी होती है वो वोल्टेज, ठीक है, करंट और टाइम, इन सब पे डिपेंड करती है। अब जो हमारा वी आई है इसको हम आई आर भी तो मेंशन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारा वी होता है वो ओम्स के इक्वल होता है। जो इसमें हमारा वी है उसको हम आई आर भी लिख सकते हैं, ये तो हमने पहली इक्वेशन में देखा ही था। तो H इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अब आई एक और बार आएगा, आई टी। अब आई का स्क्वायर हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई का स्क्वायर और आर टी। ये आई हमारी इक्वेशन निकल के। ये है हीटिंग, हीटिंग की इक्वेशन। ये रिलेशनशिप है बिटवीन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आप जरूर नोट कर लेना। ठीक है, फिलामेंट इज थिन एंड कॉइल्ड, इंक्रीज द रेजिस्टेंस। फिलामेंट क्या करता है? रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, इनर्ट गैस आर्गन नाइट्रोजन फिल्ड विद इनसाइड द बल्ब। अब आर्गन आपको पता है, आर्गन जो होती है वो एक हमारी कौन सी इनर्ट गैस होती है? इनर्ट गैस मतलब नोबल गैस, है ना, नोबल गैस होती है हमारी। ठीक है, सॉरी। अब आर्गन जो होती है हमारी, आर्गन उसका एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। ठीक है, ये हमारी इनर्ट गैसेस है। इनर्ट गैस जो कि नोबल गैस होती है, अनरिएक्टिव होती है, इसीलिए इनको बल्ब में भरा जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फिलामेंट, फिलामेंट की ऑक्सीडेशन से भी बचाता है ये गैसेस। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या है? जब भी आप कुछ भी काम को बहुत ही दिमाग से करते हो और उसमें आप पावर भी लगाते हो, उसको कहते हैं पावर। क्योंकि आप ये सोचते हो कि इस काम को मैं जल्दी से जल्दी करूं। तो जब भी रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंजप्शन, उसको हम पावर कहते हैं कि आप कितनी इलेक्ट्रिसिटी को कंजप्शन कर रहे हो कितने टाइम में। रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजप्शन, कितने टाइम में आप कितनी जल्दी कंजप्शन कर रहे हो, उसको हम पावर कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप बाइक चला रहे हैं, आपने रेस दी, एक्सेलरेट किया, बहुत ज्यादा पावर दी, तो कंजप्शन ऑफ फ्यूल आप कितने टाइम में कर रहे हो उसको कहते हैं हम पावर। उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन जनरेट होगी। ऐसे जितनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिकल पावर दोगे और कितने कम टाइम में दोगे उतनी ज्यादा पावर होगी। ठीक है, जैसे कि इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू, P इज इक्वल टू हमारा वी आई। ठीक है, यहां पे हम V को मेंशन कर सकते हैं आई स्क्वायर एन आर। P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन में आर, ये है इसका फॉर्मूला। ये हमेशा वॉट में मेजर होता है पावर।
पावर एक ऐसी चीज होती है, मान लो आपने कहीं पे ज्यादा पावर दे दी, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको पावर की आपने यूज करी, कंजप्शन बहुत फास्ट फास्ट कंजप्शन हुआ, तो पावर जब जितना ज्यादा कंजप्शन ऑफ पावर होगा उतना ज्यादा हमारा वॉट या फिर जो जूल है पर सेकंड में यूज होगा, ठीक है। तो हायर पावर मोर एनर्जी कंज्यूम पर सेकंड, जितने भी ज्यादा हायर पावर होगी मोर एनर्जी कंज्यूम होगी पर सेकंड में, जितने पर सेकंड में आप पावर जितनी ज्यादा दोगे उसी को हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और रेट ऑफ कंजप्शन हमारा पावर होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड कमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और कमर्शियल यूनिट क्या होती है, ठीक है। अब इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि फॉर्मूला आप इसका कैसे ड्राइव कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, एनर्जी कितनी यूज करी, पावर और टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कमर्शियल यूनिट क्या होती है, केडब्ल्यूएच, किलो वाट आर, केडब्ल्यूएच का मतलब किलो वाट आर, ठीक है। 1 यूनिट ऑफ किलो वाट आर इज 3.6 इंटू 10 पावर जूल, कितना आपने एनर्जी को यूज किया, पावर इंटू टाइम, ठीक है। अब 1 किलोवाट की जो वैल्यू होती है वो जूल में 3.6 इंटू 10 पावर 10 पावर 6 जूल होती है। 1 किलोवाट इज द एवरी यूज एनर्जी यूज बाय 1000 वॉट डिवाइस इन 1 आवर। 1000 वॉट का कोई डिवाइस एक घंटे में जितनी एनर्जी यूज कर सकता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं 1 किलोवाट, मतलब 1000 वॉट इज इक्वल टू 1 किलोवाट, है ना। यूज इन इलेक्ट्रिकल बिल बाय पावर कंपनीज, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। आपको पता है एनर्जी की जो ऐसा यूनिट होती है वो जूल होती है, ठीक है। और पावर कंजप्शन जो आपके घर में बिल आता है, ठीक है। अब यूनिट से आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, यूनिट्स आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हो, मान लो आपका प्रीवियस बिल था, मान लो 50, ठीक है। अब 50 बिल था, अब इस महीने आपकी जो पावर इंक्रीज हुई है वो आपका यूनिट जो आई है वो आया मान लो 68 समथिंग, ठीक है। तो इन दोनों को आप माइनस कर दोगे, 68 माइनस प्रीवियस जो आपका बिल आया था, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 18, ठीक है। अब 18 आपकी वैल्यू आ गई है। अब आपको यूनिट के हिसाब से निकालना है, इसे मल्टीप्लाई आप 7 से कर दोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 7 यूनिट है, किसी के यहाँ पे 12 यूनिट होती है, किसी के यहाँ पे 15 यूनिट होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो कि आपका प्राइस क्या है। ये आप अपने बिल को देख के फाइंड आउट कर सकते हो कि आपके यहाँ पे जो भी यूनिट है उससे आप फाइंड आउट कर पाओगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं आप लोगों के लिए, जिस न्यूमेरिकल्स को देख के आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और ये आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो भी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस देखिए इसमें, ए बल्ब ड्रॉ 0.5 एम्पियर एट 220 वोल्ट, फाइंड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें जो दिया हुआ है इसमें हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें जो हमारा आर का फॉर्मूला है, आर इज इक्वल टू वी बाय आई होता है, ठीक है। फॉर्मूले में डायरेक्ट पुट कर दो, कितना वोल्टेज है 220, ठीक है, वोल्ट है, और हमारा आई कितना है 0.5, डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल देंगे, हमारी 440 ओम आ जाएगी, क्योंकि आर जो होता है हमारा ओम से मेजर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड 2 3 5 इन सीरीज, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सिंपल है, इसमें तो आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, 2 3, ठीक है, 5 टोटल आपका आंसर है 10 ओम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम रेजिस्टेंस इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है। अब पैरेलल में कनेक्टेड है, आपको पैरेलल का फॉर्मूला पता होना चाहिए 1 अपॉन, ठीक है, आर, ठीक है। अगर हम टोटल निकालेंगे तो 1 अपॉन आर वन प्लस क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये सॉल्यूशन है 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री, ठीक है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आप ये वाला फॉर्मूला पुट करोगे, यहाँ पे आप वैल्यूज पुट कर दोगे, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5, ये वैल्यू लगाओगे, टोटल आंसर आपका 31/30 समथिंग आएगा। इसको आप काट दोगे, 0.97 ओम में आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ए हीटर 1000 वॉट रन्स फॉर 2 आवर डेली, फाइंड द यूनिट पर मंथ। अब एक हीटर आप लोग यूज कर रहे हो, ठीक है, घर में, और वो 1000 वॉट का है, 2 घंटे आपने चलाया उसको डेली, तो आपको उसका मंथली जो है आपको ये निकालना है कि उसकी कितनी कंजप्शन होगी। एनर्जी इज इक्वल टू पीटी, मतलब के एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, ठीक है। पावर कितनी कंजप्शन कर रहा है वो, ठीक है, यहां पे देखो आपकी वैल्यू क्या है, 1 × 2 × 30। अब पावर आपने उसकी मान ले ली किलोवाट में, ठीक है, और यहां पे आपने जो उसकी वैल्यू ली है 30 डेज तक चलाया और 2 आवर डेली चल रहा है, तो 1 किलोवाट में इसकी जो वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। यहाँ पे आपने किलोवाट में आंसर निकाला है, इसलिए यहाँ पे आपने 1 लिया है, और 60 यूनिट्स आपकी यहाँ पे क्रिएट होगी, मतलब 60 किलोवाट मतलब 60 यूनिट्स बनेगी आपकी मंथली। फ्यूज रेटिंग हम कैसे निकालेंगे, फॉर 2000 वॉट एट 220 वोल्ट। अब इसके लिए फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी, ये फॉर्मूला आप पुट करोगे, 2000 अपॉन में 220, 9.1 एम्पेयर आपकी वैल्यू आएगी, जिसमें यूज कर सकते हो आप 10 एम्पेयर का फ्यूज, मतलब कि ये फ्यूज फाइंड आउट कर रहे हो आपको कितना फ्यूज आपको चाहिए होगा अगर आप कंजप्शन करते हो, ठीक है, 2000 वॉट की एट 220 वोल्ट, तो ये फ्यूज आपके अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचा सकता है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है देखिए यहाँ पे काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एमसीक्यू में आपके जो क्वेश्चंस आए हैं मैं वो यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपके जो एग्जाम्स या यूटी में जो भी क्वेश्चन आए आप उनको सॉल्व कर सको इजीली। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस? आप लोग जानते हो ओम, ठीक है। ए वायर इज ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, आर इज स्ट्रेच्ड टू डबल लेंथ, न्यू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 4R। ये ट्रू है और फॉल्स है। अगर आपने एक वायर को स्ट्रेच किया, ठीक है, तो स्ट्रेच करने से उसके जो आर है वो क्या उसका डबल है, वो इट्स क्या वो बढ़ जाएगा? तो 4R होगा, यस। जब आप लेंथ बढ़ाते हो, क्योंकि ये डिपेंड किस पे करता है, दो चीजों पे करता है, एक करता है लेंथ पे, एक एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लेंथ को इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है रेजिस्टिविटी बढ़ेगी बढ़ेगी, ठीक है। असर्शन रीजन, रीजन का क्वेश्चन है, एक असर्शन है यहाँ पे, एम्प मीटर इज कनेक्टेड इन ए सीरीज, रीजन इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। क्या ये सही है? ठीक है, इसका आंसर देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, बिल्कुल सही है। तो एम्प मीटर को हम सीरीज में ही तो कनेक्ट करते हैं और इसमें जो हमारे इट हैव लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जो यहाँ पे अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। केस बेस्ड क्वेश्चन है आपके यहाँ पे, क्वेश्चन जो दिए हुए हैं केस बेस्ड क्वेश्चन में आप देखिए, ए सर्किट हैज 3 ohm 6 ohm इन अ पैरेलल कनेक्टेड 6 वोल्ट बैटरी, फाइंड द टोटल करंट पासेस। कितना टोटल करंट यहाँ पे पास कर रहा है? ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें आपको जो वैल्यू निकली है आपकी वो 3 एम्पियर की वैल्यू निकली है। क्वेश्चन भी आप नोट करिएगा और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं अपने नोटबुक में, ठीक है। ये वाला न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस 5 ओम रजिस्टर कैरिंग 2 एम्पियर फॉर 10 सेकंड्स। अब इसका फॉर्मूला क्या था? H इज इक्वल टू, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, I स्क्वायर RT, ठीक है। ये फॉर्मूला आप पुट करोगे यहाँ पे, इस फॉर्मूले को आप जैसे ही पुट करोगे तो R जो है यहाँ पे आपका जो हीट है वो आप फाइंड कर सकते हो और इसकी जो वैल्यू आएगी हमेशा वो जूल में आएगी, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू फाइंड करिए, इन्होंने यहाँ पे जो वैल्यू आई की ली है, जो हमारा करंट है वो 2 एम्पेयर है, यहाँ पे 2 लिया इन्होंने, ठीक है, उसका स्क्वायर किया। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू रेजिस्टेंस के लिए वो 5 ली है और 10 सेकंड्स तक ये रन हुआ है तो इसकी वैल्यू आई हमारी 200 जूल, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है कंपिटेंसी का, व्हाई इज द टंगस्टन यूज्ड एज अ फिलामेंट? क्यों? बिकॉज हाई मेल्टिंग पॉइंट और ग्लो करता है एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। ये अभी हमने जो फिलामेंट का टॉपिक था उसके अंदर देखा था इस क्वेश्चन। माइंड मैप, देखिए माइंड मैप क्या क्या है, क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है इस चैप्टर में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चार्ज, चार्ज की जो वैल्यू होती है हमारी वो क्या होती है? चार्ज की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, चार्ज इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। करंट इज इक्वल टू, करंट की जो वैल्यू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ये सारे फॉर्मुलाज हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप नोट कर लीजिए या याद कर लीजिए, बहुत ही आपके एग्जाम पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यू होती है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ओम्स लॉ की वैल्यू जो हमारा फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू आई आर। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो एल बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। सीरीज का जो हमारा सीरीज का कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनवर्सली लिखा होता है वन बाय आर रो, ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2, इन सबको कैलकुलेट कर दोगे रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा टोटल। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला होता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT। पावर का फॉर्मूला है P इज इक्वल टू VI। एनर्जी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू P इंटू पावर इंटू टाइम। फ्यूज लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय होता है हमेशा, ठीक है। ये बहुत ही पावर पॉइंट्स हैं, इनको आप याद रखोगे तो एग्जाम में आपके बहुत ही काम आएंगे। फॉर्मूला रिवीजन, फॉर्मूला रिवीजन, ये फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। चार्ज एंड करंट का फॉर्मूला Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसमें हमारी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस जो है हमारी यहाँ पे -19। ओम्स लॉ का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू आई आर, R इज इक्वल टू V बाई आई एंड R इज इक्वल टू रो एल बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। कॉम्बिनेशन आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये हमारा सीरीज है, सीरीज में ये हमारा पैरेलल है 1/R इन पैरेलल 1/R1 प्लस आर टू प्लस आर थ्री। हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया, ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लें। फाइनली एग्जाम टिप्स के लिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस के फॉर्मूले दोनों याद रखें, चाहे सीरीज का हो चाहे पैरेलल हो, रेजिस्टेंस के लिए दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है। सीरीज में भी आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, और जो पैरेलल का हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, इनवर्सली जो हम लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। पावर की फॉर्मूला आपको याद रखना है P इज इक्वल टू वी आई। ये सारे फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, नेवर कनेक्ट एम्प मीटर इन पैरेलल और वोल्ट मीटर इन सीरीज। इन दोनों का डिफरेंस कई बार आ जाता है कि आप कभी भी एम्प मीटर को जो है वो कभी पैरेलली कनेक्ट नहीं कर सकते, वोल्ट मीटर को सीरीज में कनेक्ट नहीं कर सकते। डोंट कंफ्यूज विद इलेक्ट्रॉन फ्लो विद कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल करंट और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर कन्वेंशनल फ्लो हमारा नेगेटिव में है तो हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो पॉजिटिव में होगा, ठीक है। रिमेंबर इन सीरीज करंट इज इन सेम इन पैरेलल। करंट हमेशा सेम रहता है जैसा सीरीज में होता है और पैरेलल में होता है, बट वोल्टेज इज सेम, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक है वी आई आर। वी आई आर का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू आई आर, पी आई वी इज इक्वल टू पी आई वी, ठीक है।
रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस में डिफरेंस याद रखना, रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है मटेरियल पे और रेजिस्टेंस जो डिपेंड करता है वो लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है। ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ ये था कि ओम्स लॉ में हमने पढ़ा है जो हमारा करंट फ्लो होगा, जो हम सर्किट में करंट को फ्लो करेंगे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज पे, जितनी वोल्टेज सप्लाई उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। फ्यूज क्या है? लो मेल्टिंग पॉइंट अलॉय, बल्ब में यूज होता है एज अ फिलामेंट, टंगस्टन का बना होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस चैप्टर को हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये क्विक रिवीजन था। ठीक है, इसी चैप्टर पे और इनोवेटिव वीडियो या किसी और टॉपिक पे और न्यू चैप्टर्स पे हम आपके लिए वीडियोस लेके आते रहेंगे बहादुर स्मार्ट लर्निंग की तरफ से। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, हैव अ नाइस डे।